देखिए, मैं एक बात कह करके अपनी बात खत्म कर देना चाहती हूँ। विचार कीजिएगा, मंथन कीजिएगा, अगर मेरी बातें सही लगती है तो मानिएगा, अन्यथा मत मानिएगा। क्यों? क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी किसी का कॉलर पकड़ती नहीं है, लेकिन बातों पर विचार करने के लिए मजबूर कर देती है। विचार कीजिए, जब रात में बिस्तर पकड़िएगा तो फिर मंथन कीजिएगा, क्या सही है क्या गलत है, कौन हमारा दोस्त है कौन और दुश्मन है। साथियों, 5 गुण जिस राजनीतिक पार्टी में होते हैं वही पार्टी 85% की असली पार्टी हो सकती है। क्या? नंबर 1, पार्टी 85% की होनी चाहिए। नंबर 2, नीचे से ऊपर तक के सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी 85% के होने चाहिए। नंबर 3, जो नीतियां बनाई जाए वो 85% के लिए बनाई जाए। नंबर 4, स्वतंत्र युग से निर्णय लेने की क्षमता और ताकत होनी चाहिए। ऐसा समाज का लीडर होना चाहिए जिसे आय से अधिक संपत्ति का डर ना हो, जेल जाने का डर ना हो और सीबीआई का डर ना हो। ऐसा लीडर होना चाहिए, रीडर नहीं होना चाहिए। अपने आप को सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी कहती है और उसी संविधान को संसद मार्ग पर 9 अगस्त 2018 को जलाया गया। आपने आवाज नहीं उठाई, आपने मुंह नहीं खोला। आप चाहती तो सब चक्का जाम कर सकती थी, आंदोलन कर सकती थी, लेकिन आपने काम नहीं किया। मुद्दा क्या उठा रही थी उस समय कि 10% सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए। 10% सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए आप मांग कर रही थी। और जब जनता ने उनसे सवाल किया, अरे ये तो आपके विरोध में काम करने वाले हैं, काम करते हैं, आप इनसे आरक्षण, इनसे 10% आरक्षण मिले, इसके लिए मांग क्यों कर रही है? तो इन्होंने कहा कि उन सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से गरीब है, जो आर्थिक रूप से गरीब है। साथियों, आप ही लोग बताइए, पूरे भारत में कोई ऐसा सवर्ण है जो कटोरा लेकर के सड़क पर भीख मांगता हुआ दिखाई देता हो? दिखाई देता है? सड़क पर कटोरा लेकर के भीख मांगता हुआ हमारे लोग दिखते हैं। और पूरे देश में, पूरी दुनिया में किसी भी सवर्ण के साथ भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच नहीं होता है। आप उनके लिए मांग कर रही हो। आरक्षण तुम्हारे बाप की दी हुई जागीर नहीं है, हमारा प्रतिनिधित्व है। यानी हमारा लोकतंत्र में, अगर लोकतंत्र है भारत में तो प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व है तो आरक्षण है। आरक्षण हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है। हमें इस बात को समझना चाहिए। लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी ने जो संविधान जलाया गया 9 अगस्त 2018 को, पूरे देश में भारत के 550 जिलों पर, जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करने का काम किया और उन संविधान को जो जलाया जिन लोगों ने, उनको फांसी की सजा दी जाए, अरेस्ट किया जाए, ऐसा ज्ञापन राष्ट्रपति को लिख करके दिया। और यही नहीं मेरे भाइयों, 13 पॉइंट रोस्टर के मुद्दों को लेकर के जब हम लड़ाई लड़ रहे थे, तमाम संगठन और राजनीतिक दलों के लोगों ने सहयोग किया। बहुजन मुक्ति पार्टी सबसे आगे थी, तो उसमें आपने क्या सहयोग किया? उस दिन बहन जी ने क्या किया था कि 18 मंडलों में कार्यकर्ता बैठक बुला लिया था ताकि उनके कार्यकर्ता और उनके पदाधिकारी उस आंदोलन में शामिल न हो, 13 पॉइंट रोस्टर के आंदोलन में शामिल न हो, उनको इंगेज कर दिया। क्या करना चाहती है? आपको इस बात को समझना होगा कि 2012 और 7 के इलेक्शन के अंदर आप मंचों पर खड़ी होकर के इन्हीं ब्राह्मणों को, इन्हीं मनुवादियों को गाली देती थी, पानी पी पी करके गाली देती थी। आज आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई है कि जब तक आपके सामने ये पन्ना नहीं होता है, आप बोल नहीं सकती है, एक शब्द नहीं बोल सकती है। नीचे पन्ना होता है, आपका सर नीचे रहता है। क्या डर है आपको? सोनिया गांधी को हिंदी पढ़ना नहीं आता, ये उसकी मजबूरी है। वो रोमन में हिंदी लिख करके पढ़ती है क्योंकि उसको हिंदी पढ़ना नहीं आता, इसलिए वो पढ़ पढ़ करके बोलती है।
आपकी कौन सी मजबूरी है? आपको तो हिंदी आता है। साथियों, उनको इस बात का डर है कि गलती से भी कहीं मनुवाद शब्द ना आ जाए और बगल में बैठा हुआ सतीश चंद्र मिश्रा को बुरा लग जाए। इस बात का आपको डर है। आपको रीडर बनाने का काम किया, कांसीराम साहब ने आपको समाज का लीडर बनाया और आप समाज की रीडर बन गई है। हमें आपसे उम्मीदें नहीं है, तो हमें वास्तविक लीडर चाहिए। ऐसा हमारे समाज का लीडर होना चाहिए। और पांचवा, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना उसका मकसद और उद्देश्य होना चाहिए। ये 5 गुण जिस राजनीतिक पार्टी में हो, वही पार्टी 85% की पार्टी हो सकती है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये 5 गुण क्या कांग्रेस और बीजेपी में है? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तो क्या क्षेत्रीय पार्टियां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में है? हाँ या ना? नहीं है। क्यों? क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा, वो उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है बहुजन समाज पार्टी का, और समाजवादी पार्टी का जो रिमोट कंट्रोल है वो अभिषेक मिश्रा के पास है। तो ये 5 गुण किस पार्टी में है? ये 5 गुण केवल बहुजन मुक्ति पार्टी में है। केवल बहुजन मुक्ति पार्टी में है। इधर आपकी कोई एंट्री नहीं है। वोट लेना तो दूर की बात है, आपको हम एक सभा में बैठने की भी अनुमति नहीं है तुम्हारी। हमारी बातें सुनने की भी अनुमति नहीं है तुम्हें सभा में बैठ के। तुम जाओ अपनी तरफ, हमारे यहां मत आना। अरे जो लोग अपनी संख्या के दम पर एक ग्राम पंचायत का भी चुनाव नहीं जीत सकता, वो देश की सबसे बड़ी पंचायत पर राज कर रहा है। क्या कारण है? सामाजिक अज्ञानता। हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। समाज के ज्ञान से हमें दूर रखा जा रहा है और पिछड़े वर्ग के लोगों को भी अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। हमें इस बात को समझना होगा। और साथियों, आने वाले समय में वास्तविक प्रतिनिधि को चुन करके आपको विधानसभा में पहुंचाना होगा, ताकि जो आपकी बातें वहां पर नहीं की जा रही है, आपकी मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, वो वास्तविक लीडर अगर चुन करके जाता है तो आपके मुद्दों की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे वास्तविक प्रतिनिधि थे जो चुन करके गए और उन्होंने संविधान के अंदर ऐसा कानून बना करके हमें दिया कि आज भी उस कानून से ये 3.5% के लोग घबरा रहे हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है। जो जलाने की बात कर रहे हैं, बदलने की बात कर रहे हैं। महामंडलेश्वर यतेंद्र गिरी ने कहा, बयान दिया। क्या बयान दिया? कि नए संविधान, संसद में नए संविधान के साथ प्रवेश हो। नए संसद में नए संविधान के साथ प्रवेश हो। आपको समझ में नहीं आता क्या? आपको इस बात को समझना होगा कि जिस संविधान की बदौलत आपको हक और अधिकार मिला, मान और सम्मान मिला, स्वाभिमान मिला, आपको कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिला, दिन में चलने का अधिकार मिला, आपको शिक्षा का अधिकार मिला, वो जलाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है और फिर से मनुस्मृति का कानून लागू किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये नरेंद्र मोदी भी कह रहा है। नरेंद्र मोदी खुलेआम कह रहा है कि मैं भारत को 2500 साल पहले का भारत बनाना चाहता। अब 2500 साल पहले क्या था आप खुद समझ सकते हो, हमें बताने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, आपको इस बात को समझना होगा, बहुजन मुक्ति पार्टी आपकी पार्टी है, आपका अपना घर है। अगर आप किसी दूसरे के घर में रहोगे, किराए के मकान में रहोगे, तो मकान मालिक कभी भी आपका कान पकड़ करके आपको घर से बाहर कर सकता है। लेकिन अगर आप अपने घर में रहोगे तो किसी की इतनी औकात नहीं होगी कि आपके ऊपर आंखें उठा करके भी वो देख करके चला जाए। तो ये आपका अपना घर है। ये पार्टी आपके सहयोग से चल रही है, आपके साथ और सहयोग से चल रही है। तो इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है बहुजन मुक्ति पार्टी के अलावा, तो इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आप अपना श्रम, बुद्धि, पैसा, हुनर, समय लगाएंगे और समाज के बीच में जाकर के जो मीडिया जो काम नहीं कर रही है, हमारा सहयोग नहीं दे रही है, केवल उन्हीं का हमराज बन करके काम कर रही है, तो हमें मीडिया बनना होगा।
मीडिया बन करके समाज के अंदर जा करके जन जागृति का कार्यक्रम चलाना होगा और आप लोग ऐसा करेंगे और इस देश से जो मनवादी व्यवस्था है उस व्यवस्था को उखाड़ करके फेंकेंगे। समाज समता, स्वतंत्रता, बंधुता जैसी व्यवस्था को निर्माण करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने हमें सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय मूल्यवासी, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद मैडम आयुष्मती किरण चौधरी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ बहुजन मुक्ति पार्टी। आपने अपने जोशीले वक्तव्यों से वो पुराने मायावती का दर्शन करा दिया और नई मायावती के रूप में नया नेतृत्व समाज के सामने एक विकल्प के तौर पर आपने प्रस्तुत किया और जल्दी ही यह समाज आपको एक दिन चमकता सितारा हुआ बनता हुआ देखेगा। साथियों, अब मैं इस परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। अब मैं इस परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं माननीय प्रवीण प्रताप सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी, आपको बुलाने के पहले के प्रांगण में बहुजन मुक्ति पार्टी की परिवर्तन यात्रा की ये जनसभा में आए हुए सभी मेरे बैरिया विधानसभा के सम्मानित मतदाता बंधुओं, बड़े बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनों, आज इस परिवर्तन यात्रा का 30वां दिन है। 30 दिन से लगातार यह परिवर्तन यात्रा उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को जगाने का काम कर रही है। 30वें दिन आपके बलिया जिले में पहुंची है। बलिया जिले के अंदर में आज इसका दूसरा दिन है। दोस्तों, इस परिवर्तन यात्रा का मकसद है 85% बहुजन समाज के लोगों को शासक बनाना, उसको इस प्रदेश का राजा बनाना हमारा मकसद है। क्योंकि संख्या बल हमारे पास में है, बहुत बड़ी ताकत हमारे पास में है। आज की तारीख में हमारी ताकत से अगर हम अपने दुश्मनों को राजा बना सकते हैं तो आप स्वयं खुद क्यों नहीं बन सकते। वो ताकत हमारी बिखरी हुई है, उसको इकट्ठा करते हुए कोई पार्टी नजर नहीं आ रही थी। मान्यवर कांशीराम साहब ने इस प्रयास को किया था, बहुजन समाज बनाने का कोशिश किया था उन्होंने, और वो कोशिश भी उनकी कामयाब हुई। जब तक वो जीवित थे तब तक वो कोशिश जारी रही। उनकी हत्या होने के बाद में वो कोशिश बंद हो गई और जिनके विरोध में वो आंदोलन चल रहा था, आज उन्हीं लोगों की जरूरत महसूस हुई। उन्हीं के नाम पर सम्मेलन हो रहे हैं, उन्हीं के लिए पॉलिसी बनाई जा रही हैं। ये बहुत बड़े पैमाने पर हमारे समाज का जो हश्र हो रहा है, इसको रोकने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी की आवश्यकता हुई। बहुजन मुक्ति पार्टी ने अपने एजेंडे में कई सारे मुद्दे शामिल किए हुए हैं। उसकी अपील आप लोगों तक पहुंची होगी। ये 29 सूत्रीय जो अपील हमने आप लोगों के हाथों में दिया है, इसमें पहले नंबर का मुद्दा है ओबीसी की जाति जनगणना करवाना। ओबीसी के साथ साथ में भारत में और उत्तर प्रदेश में रहने वाली समस्त जातियों की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इस लड़ाई को बहुजन मुक्ति पार्टी लड़ रही है। उससे क्या फायदा होगा? क्योंकि समाज में जो झगड़ा फसाद होता है, एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास होता है
कि हमारे हिस्से को फला जाति के लोगों ने खा लिया, ऐसा दुश्मन जो प्रचार करता है हमारे बीच में आकर कि ओबीसी के सारे हिस्से को केवल यादव जाति के लोग खा गए। और दूसरी बात, अनुसूचित जाति के सारे हिस्से को केवल चमार जाति के लोग खा गए। ऐसा दुष्प्रचार दुश्मनों के द्वारा होता है। कोई किसी के हिस्से को नहीं खा रहा है। जो जितनी सक्रियता के साथ में आगे बढ़ चढ़ करके संघर्ष में अपनी भूमिका अदा की जिन लोगों ने, उन लोगों ने अपनी हिस्सेदारी संविधान के अनुसार लेने का काम किया। और हर जाति की अगर जातिगत आंकड़े इकट्ठे होंगे तो जिसकी जितनी भी जनसंख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी उसको दी जाएगी। तथाकथित आजादी के 75 साल बाद भी, भारत का संविधान लागू होने के बाद भी आज तक वो संख्या के अनुपात में हमारी हिस्सेदारी शासक जाति के लोगों ने हमको नहीं दिया है। और सभी लोगों के हिस्से को अकेले वही लोग खा रहे हैं। हमको आपस में लड़ाने का काम करते हैं, क्योंकि शरद यादव जी ने संसद के अंदर में एक सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि हमें यह बताया जाए अध्यक्ष महोदय कि देश में सवर्णों की संख्या कितने प्रतिशत किन किन जाति के लोग हैं शासन प्रशासन में। तो संसद की पटल से स्टैंप लगा करके शरद यादव जी को एक लेटर मिला उनके सवाल के जवाब में। उन्होंने कहा कि 79.8% क्लास 1 जो अधिकारी हैं, 79.8% मतलब 80% के लगभग जो क्लास 1 अधिकारी हैं वो ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोग हैं। ये संसद से रिकॉर्ड मिला, जो फर्स्ट क्लास की नौकरियों में हैं। और दूसरे नंबर पर जो सेकंड क्लास के अफसर हैं वो 78.6% है। यानी 80% कब्जा, जिनकी संख्या मात्र 3.5%। और अगर क्षत्रिय और वैश्यों को भी मिला दिया जाए तो कुल मिलाकर के 15% वाले लोगों की 80% प्रशासन पर कब्जा किया हुआ है। और कोई भी कब्जा जो होता है वो ईमानदारी से नहीं होता है, नाजायज तरीके से होता है। सारे लोगों के हिस्से को वो लोग खा रहे हैं और संवैधानिक तौर पर प्रशासनिक भर्ती करने का काम कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग से भर्तियां हो रही है। केंद्र में चीफ सेक्रेटरी के पद जो है बगैर किसी एग्जाम के, बगैर किसी क्वालिफिकेशन के भर दिए जा रहे हैं। लिटरल भर्तियां हो रही है। ये सारा का सारा काम अगर ईमानदारी से देश में जातिगत जनगणना होगी तो ही संभव है दोस्तों। तो आपको आपकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगी, जैसा संविधान निर्माताओं ने सोचा था। मगर शासन सत्ता में बैठे हुए शासक जाति के लोग, ये लोग आपको कुछ देना नहीं चाहते हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों के हिस्सेदारी को खाना चाहते हैं। ये आपके भविष्य को चौपट करने का काम कर रहे हैं। जाति जनगणना पर कांग्रेस पार्टी ने रोक लगाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी भी रोक लगाने का काम कर रही है। अभी नित्यानंद राय नाम के मंत्री का बयान आया कि केवल एससी और एसटी की ही जाति जनगणना होगी, बाकी सभी जातियों की हिंदू के नाम पर होगी। और हिंदुओं के ठेकेदार 3.5% जाति के लोग हैं, कोई और नहीं है। आप ओबीसी के लोगों का जो संख्या है वो 3.5% जाति के अकाउंट में जमा है। अभी तक आपको हिस्सेदारी कहां से मिलेगी?
अंग्रेजों ने आप लोगों को बताया था, पिछड़ी जाति के लोगों को, कि आपकी संख्या 52% है 1931 में, और आज 90 साल हो गई हैं उस बात को। 2021 चल रही है। 90 साल के बाद भी भारत में जो शासक जाति के लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने पिछड़े वर्ग की जनगणना नहीं होने दी। ये जनगणना होनी चाहिए। इस बात की लड़ाई बहुजन मुक्ति पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र में सबसे पहले नंबर पर रखा हुआ है, और वो भी 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख के देने वाले हैं। ये केवल चुनावी मुद्दा नहीं है, ये हर समाज को हिस्सेदारी देने का मामला है। आप लोगों की जाति जनगणना नहीं हुई है, इसलिए भारत सरकार नरेंद्र मोदी एक नए पैसे का बजट ओबीसी के विकास के लिए नहीं देते हैं। जीरो में विकास कैसे होगा? बात विकास की होती है, हर चुनाव में विकास की बात होती है, तो फिर विनाश क्यों हो रहा है? आपके बलिया में मैं विकास को ढूंढ रहा था, बलिया शहर से लेकर के बेरिया तक आने में 3 घंटे का समय लगा। इतना विकास हो रहा है, सारी सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं। ये हालात है आज की तारीख में। लोगों का जिंदा रहना दूभर हो रहा है आज की तारीख में। दूसरी बात, प्रधानमंत्री कहते हैं मैं पिछड़ी जाति का हूं, ओबीसी का हूं। लोगों ने सोचा चलो ओबीसी का आदमी पहली बार देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, इसको जिता देते हैं, वोट दे देते हैं। जीतने के बाद में सबसे पहले ओबीसी के विरोध में काम किया। जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर में उन्होंने एफिडेविट दाखिल किया। दूसरे नंबर पर 314 बच्चों ने रिटन क्वालिफाई किया आईएएस का, आईएएस की परीक्षा पास की, इंटरव्यू दिया। आज तक उनको ज्वाइनिंग लेटर नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति के होने के बाद भी नहीं दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप पिछड़ी जाति के हैं तो 314 बच्चों को, जो आज भारत के आधे से ज्यादा भारत के वो कलेक्टर हो सकते हैं, क्यों नहीं दिया अभी तक? कोई पार्टी नहीं पूछ रही है। उत्तर प्रदेश में 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री रह लिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से ओबीसी के नेता हैं, किसी ने भी मुद्दा नहीं उठाया। बल्कि पीसीएस की परीक्षा, सवर्ण जाति के लोगों के कहने पर पीसीएस की परीक्षा को भी रद्द करने का काम अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में किया था। साथियों, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से आप लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी के विरोध में एक उम्मीद जताने का काम किया, एक आशा रखी थी। आपने उन पर विश्वास रखने का काम किया, मगर उन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया। अभी नीट परीक्षा की बात आई। नीट परीक्षा के अंदर में तमाम पिछड़े वर्ग के ओबीसी के बच्चों को डॉक्टर बनने की पढ़ाई से वंचित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नीट परीक्षा का आरक्षण समाप्त किया। 1992 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू हुआ था, और वो लागू होने के बाद में मंडल कमीशन की उस रिपोर्ट के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए थे। उसके बारे में विस्तार से अभी मैडम ने आपको समझाया कि संख्या 52% है, मगर रिजर्वेशन 27% मिलेगा, और जो 27% मिलेगा उसमें क्रीमी लेयर लागू होगा, और जिस क्रीमी लेयर लागू होगा वो जो 27% रिजर्वेशन मिलेगा 52% संख्या वालों को, वो केवल सर्विसेज में मिलेगा, एजुकेशन में नहीं मिलेगा। अब जो बच्चा पढ़ेगा नहीं, वो सर्विस में कैसे, उस रिजर्वेशन का क्या मतलब है? अगर पढ़ाई में तुम उस आरक्षण को नहीं देने का काम कर रहे हो और डायरेक्ट नौकरी की बात कर रहे हो, तो बगैर पढ़े लिखे को कौन नौकरी पर रखेगा? इसलिए वो सब जीरो हो गया। साथियों, पिछड़े वर्ग के साथ में धोखाधड़ी हो रही है, कांग्रेस ने किया, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और वो धोखाधड़ी आज की तारीख में
उस धोखाधड़ी के विरोध में ना समाजवादी पार्टी आवाज उठा रही है, ना बहुजन समाज पार्टी आवाज उठा रही है, बल्कि उनके संवैधानिक अधिकारों को समाप्त करने का काम उन सवर्ण जातियों के, ऊंची जाति के कहने पर किया जा रहा है। अखिलेश यादव जी ने कल आपके इस बेरिया से ही प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत किया। बहन मायावती जी ने बहुत पहले कर दिया, 23 तारीख को, 23 जुलाई को ही कर दिया। इन लोगों को ब्राह्मणों की चिंता है, मगर पिछड़ों की और अनुसूचित जाति के लोगों की इनको चिंता नहीं है। लॉकडाउन के समय पर किसान विरोधी 3 कृषि कानून भारत सरकार ने पारित करने का काम किया। यानी आपकी जमीनों को जबरदस्ती छीन करके उद्योगपति, पूंजीपतियों को, अदानी को देने का फैसला भारत सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, बीजेपी ने किया। और उसके विरोध में, उन 3 काले कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं। हमें ऐसी जानकारी मिली है कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा के द्वारा भी 16 अगस्त को राम सुरेश वर्मा जी के माध्यम से पूरे भारत के 563 जिलों के अंदर में रैली, धरना, प्रदर्शन, मार्च होने वाला है। अभी सारा देशव्यापी संगठन उनका है, पूरे भारत में उनका संगठन है। 16 अगस्त को वो काले कानूनों के विरोध में पूरे भारत में एक साथ में धरना प्रदर्शन होने वाला है, प्रदर्शन रैलियां निकाली जा रही हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी सारे देश भर में राष्ट्रीय किसान मोर्चा का समर्थन करती है। हमारे सारे कार्यकर्ताओं को हम लोग यहां से निर्देशित करते हैं कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा का जो आंदोलन होने जा रहा है 16 अगस्त को, उसमें पूरी संगठन शक्ति के साथ में, अपने झंडा बैनर के साथ में सबसे पहले आगे जाकर के आप उस राष्ट्रीय किसान मोर्चा के 3 काले कानूनों को समाप्त करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाने का काम करें। यह मुद्दा हम लोगों ने उठाया हुआ है पहले ही। साथियों, इसके साथ साथ में अनुसूचित जाति के जो मुद्दे हैं, 7 से 12 की सरकार के अंदर में बसपा सुप्रीमो की गलत नीति के कारण 2001 की सामाजिक न्याय मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने 2007 में बीएसपी गवर्नमेंट बनने के बाद कई सारे अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन देने का काम किया, अधिकारियों को प्रमोट किया। अधिकारी सभी लोग खुश हो गए, देखो कितनी बड़ी बहन जी हमारे बारे में सोचती हैं, हमारे प्रमोशन रुके हुए थे, हमारी बहुत बड़ी देवी है, जिंदा देवी है, न जाने क्या क्या उपाधियां देने का काम किया। मगर दोस्तों, सवर्ण जाति के लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस लेके चले गए वो अध्यादेश के खिलाफ में, जो गलत तरीके से प्रमोशन था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया कि ये जो अध्यादेश है वो गलत तरीके से है। अगर सरकार चाहती है तो दोबारा से सर्वे करवाए और दोबारा सर्वे करा करके पुनः प्रमोशन देने का काम कर सकती है। क्योंकि आपने जो लिस्ट जिस आधार पर आपने प्रमोशन किए हैं वो 2001 की सामाजिक न्याय मंत्रालय की रिपोर्ट है। इस बीच में 2001 से लेकर 7 तक बहुत सारे अधिकारी रिटायर हो गए, बहुत सारे अधिकारी मर गए, इसलिए उस रिपोर्ट के आधार पर आप 2001 के आधार पर प्रमोशन नहीं दे सकती हैं। अगर आपको देना ही है फिर से सर्वे कराने का काम करें। बहन मायावती जी ने वो सर्वे कराने का काम नहीं किया, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा ने उनको समझाया होगा, बहन जी अगर आपने वास्तविक सर्वे करा लिया तो सवर्ण जाति के लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। और 2 साल के बाद में ही लोकसभा का चुनाव हो रहा है और नारा दिया गया उस समय कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। साथियों, ये नारे के साथ में हमारे लोग खुश हो गए, चलो अभी मुख्यमंत्री हैं, 9 में प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं। ब्राह्मण लोग हमारे साथ में आ गए हैं। इधर दोनों लोग खुश हो गए, इधर प्रमोशन पाकर के आप भी खुश हो गए। फिर बहन जी ने पूछा होगा इससे क्या फायदा होगा, ये तो लोग गलत, ये नीति तो गलत है। बोले कोई बात नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है इसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में लेके चले गए उस मुद्दे को। सुप्रीम कोर्ट ने सारा बसपा का कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बाद में अपना जजमेंट सुनाया। सरकार अखिलेश यादव जी की आ गई। अखिलेश यादव जी ने उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर अमल करते हुए जिन अधिकारियों का प्रमोशन बसपा गवर्नमेंट में हुआ था, उन सबको डिमोशन करने का काम किया। नुकसान हुआ बहुत। जो आदमी चीफ इंजीनियर बन गया है, दोबारा से उसको अगर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बना दिया जाए तो कितना अपमान की बात है। जो आदमी सहायक अध्यापक है और वो हेडमास्टर बन गया या प्रिंसिपल बन गया उसका, तो कितनी बड़ी तौहीन की बात है उसके लिए। शर्म के मारे कई अधिकारियों ने आत्महत्या करने का काम किया उस समय, और उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी थी। यह गलत नीतियों के कारण हुआ। इतना ही नहीं दोस्तों, हमने उस समय भी आवाज उठाई थी और आज भी हम कह रहे हैं कि 2022 में बहुजन मुक्ति पार्टी की अगर सरकार बनती है, आप लोगों के साथ सहयोग से बनने जा रही है दोस्तों, अनुसूचित जाति जनजाति के पदोन्नति के आरक्षण को बहाल किया जाएगा और ओबीसी को भी पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए बहुजन मुक्ति पार्टी लड़ाई लड़ेगी, विधानसभा में बिल पास करेगी। अगर ओबीसी को भी उसका अधिकार मिलता है तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का क्या नुकसान होने वाला है। आज तो सारा का सारा कब्जा 3.5% के लोगों का बढ़ा हुआ है उसमें। इस बात को बाबा साहब अंबेडकर जानते थे। ये लोग आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को अकेले के दम पर ना समाजवादी पार्टी हरा सकती है, क्योंकि ईवीएम उसके पास में है, ना बहुजन समाज पार्टी हरा सकती है। इन दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है और इन्होंने इकट्ठा लड़के भी देख लिया है। 2017 में इन्होंने अलग अलग लड़ा और 2019 का लोकसभा चुनाव इन दोनों ने मिलकर के लड़ा, एसपी बीएसपी ने। क्या बीजेपी को रोक पाए? बिल्कुल नहीं रोक पाए दोस्तों। यह रोकने में आज सक्षम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में अगर घबराहट है, नुकसान है किसी पार्टी से, उसका बेड़ा गर्क अगर कोई कर सकती है तो वो केवल मात्र बहुजन मुक्ति पार्टी कर सकती है। क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने इस यात्रा की शुरुआत किया दोस्तों, 8 जुलाई को तीसरे चौथे दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में आ गए। उसके बाद में अभी कल परसों की बात है, अमित शाह पूर्वांचल के विंध्यवासिनी यानी मिर्जापुर मंडल से वहां आकर के उन्होंने धरना देने का काम शुरू कर दिया। फिर वाराणसी भी गए। मतलब अगर किसी को घबराहट है तो केवल बहुजन मुक्ति पार्टी से है। बाकी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उनके लिए कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं। सबसे बड़ी भाजपा के लोगों को आज टेंशन हो रही है। साथियों, आपने देखा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनता ने बहुमत देने का काम किया। जनता ने एसपी बीएसपी के लोगों को चुनवाने का काम किया, जिला पंचायत सदस्य बनाया, क्षेत्र पंचायत सदस्य बनाया। बीजेपी को तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर भेजने का काम किया, मगर उन चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भी इज्जत आबरू को बचाने की औकात समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों की नहीं रही। भाजपा के गुंडों ने उनकी इज्जत के साथ तार तार करने का काम किया। गर्भवती महिलाएं जो जीत के आई थी, उनके पेट में गोली मारने का काम किया भाजपाई गुंडों ने प्रशासन की मदद से। और तो और दोस्तों, सरे बाजार उनकी साड़ियां खींचने का काम किया। जो नेता अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, वो जनता की क्या हिफाजत करेंगे? आप लोग क्या उनसे उम्मीद कर सकते हैं? दोस्तों, बड़े ही शर्म की बात है एसपी और बीएसपी के लोगों के लिए। बीजेपी के गुंडे ने आज की तारीख में किस प्रकार से 75 सीटों में से 67 सीटों पर जिला पंचायत अध्यक्ष पे कब्जा किया हुआ है, नाजायज तरीके से किया है। और ये मुंह ताकते रह गए। बसपा सुप्रीमो तो पहले से ही हथियार डाल दी। उन्होंने तो एक भी कहीं पर भी किसी जिला पंचायत का नामांकन नहीं होने दिया। क्या आप लोग अभी भी उम्मीद करते हो? बिल्कुल भी संभव नहीं है दोस्तों। वो प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही हैं। जो एजेंडा कल तक
भारतीय जनता पार्टी का था राम मंदिर बनाने का, आज बहुजन समाज पार्टी का वो एजेंडा हो गया है। वो कहते हैं, सतीश मिश्रा अयोध्या में जाते हैं और कहते हैं हम बनाएंगे राम का मंदिर, जय श्री राम जय परशुराम के नारे लगना शुरू हो गए। परशुराम की हर जिले में मूर्ति बनाने की काम समाजवादी पार्टी कर रही है, बहुजन समाज पार्टी कर रही है। तो बीजेपी कांग्रेस का एजेंडा अगर इनका एजेंडा बन गया है तो फिर बहुजन की लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं लोग? सोचने का विषय है दोस्तों। अभी कल परसों में कोई वोटिंग होने वाली नहीं है। कहीं आप लोग ये ना कहें अरे भैया आपने इतनी सारी बातें हम लोगों को समझाई बताई, पर अभी तक आप कहां थे? अगर आप पहले आते होते तो हम आपकी सरकार जरूर बना रहे होते, आपके विधायक को जरूर जिता रहे होते। इस शिकायत को दूर करने के लिए 6 महीने पहले आपकी बेरिया विधानसभा के अंदर में हम लोग आए हैं। आपको वो शिकायत का मौका ना मिले, कोई भी पार्टी अभी तक नहीं आई है। अगर आई है तो केवल प्रबुद्ध जनों को जगाने के लिए आई हुई है। आप बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने के लिए कोई पार्टी नहीं आई है। ये बहुजन मुक्ति पार्टी केवल बेरिया में नहीं आई है, बल्कि दोस्तों 75 जिलों के 403 विधानसभाओं में इसी प्रकार से समाज के साधनों से, समाज की खून पसीने से हम लोग इस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 7 महीने तक ये यात्रा चल रही है, आज 1 महीना कंप्लीट हो गया है। 7 महीने तक चलेगी। 31 जनवरी को इसका समापन है। उससे पहले हम दिखाते हैं, अभी 10 लाख लोगों की रमाबाई मैदान में हम लोग रैली करने वाले हैं। उसकी सूचना जल्दी ही आप लोगों को मिलेगी, बहुत जल्दी होने वाली है। साथियों, इस तरीके से ये 29 मुद्दे हैं जिनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इस 29 से 28 होने वाले नहीं है। 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर लिख करके हम उत्तर प्रदेश की जनता के नाम पर एग्रीमेंट करने वाले हैं। अगर हम आपकी आवाज नहीं उठाते हैं जीतने के बाद में, सरकार बनने के बाद में, तो भारत का कोई भी नागरिक हमारे विरोध में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और किसी भी कोर्ट में जाकर के केस दायर कर सकता है। हमारी जगह संसद विधानसभा में नहीं होगी। हमारे जीते हुए प्रतिनिधि अगर आपका काम नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर वो जेल के दरवाजे उनके लिए खुले होंगे। अगर किसी माई के लाल की किसी पार्टी की औकात है तो इस तरीके से 100 रुपीज के पेपर पर लिख करके दे के दिखाए। अगर वो देता है तो आप उसको वोट जरूर दीजिएगा, अगर नहीं देता है तो उसको खदेड़ने का काम करें और बहुजन मुक्ति पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का काम करें। डंके की चोट पर कह रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी का जुमला नहीं है, ये बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं इस बात को। उन्होंने कहा हम 15 लाख रुपए देंगे, विदेश से कालाधन लाएंगे। 15 पैसा किसी के खाते में नहीं भेजा दोस्तों, बल्कि करोड़ों रुपए भारत के खजाने को लुटवा करके विजय माल्या को देश से भगाने का काम किया। नीरव मोदी, ललित मोदी को देश से भगाने का काम किया। देश के 1 नंबर की कमाई को विदेशों में भेजने का काम किया। विदेश से एक नया पैसा काला धन नहीं आया। और इस तरीके से बड़े पैमाने पर आप आज की तारीख में युवा परेशान हैं, महिला परेशान हैं, किसान परेशान हैं। अगर अनुसूचित जाति के लोग आवाज उठाते हैं तो उनको राष्ट्रद्रोह के मुकदमा में जेल में डाला जाता है। मुसलमान आवाज उठाता है, आतंकवादी बनाया जाता है। इस प्रकार से सारे समाज के लोगों को, अगर आदिवासी लोग आवाज बुलंद करते हैं अपनी, तो उनको नक्सलाइट घोषित किया जाता है, गोलियों से भुनवाया जाता है उन लोगों को। इन बदमाशों को अगर सबक सिखाएंगे तो केवल मात्र बहुजन मुक्ति पार्टी के हमारे समर्पित कार्यकर्ता ही इनको नानी याद दिलाने का काम करेंगे आने वाले समय में। आप लोगों की मेहनत को मैं सैल्यूट करता हूं। जिस प्रकार से आप लोग मेहनत करते हो, अपना साधन लगा करके, अपना पैसा लगा करके और अपने साधनों से अपना तेल खर्चा करने के बाद में इस पार्टी को घर घर तक, गांव गांव तक पहुंचाने का काम आप लोग करोगे। ऐसे में आप लोगों से उम्मीद करता हूं आपने इतने धैर्य के साथ में सवेरे से लेकर के, बल्कि कल से ही इस यात्रा को अपने जिले के अंदर में हमारे कार्यकर्ताओं ने लेके आए। और कल हमने 2 विधानसभाओं के अंदर में अलग अलग चट्टी चौराहों पर कई हजार लोगों तक हमने मैसेज दिया, बल्कि मीडिया के माध्यम से कम 4-5 लाख लोगों तक ये मैसेज गया। और आज भी दो विधानसभाएं हमने, सदर विधानसभा और आज आपके बैरिया विधानसभा में ये सम्मेलन लिया। तो इस सम्मेलनों के माध्यम से लाखों लोगों तक ये मैसेज जा रहा है। और अभी बाकी का जो क्षेत्र बच गया है उसको भी आप लोग पूरा करने का काम करेंगे। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना और आपने अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई से इस पार्टी को सींचने के लिए जो आर्थिक सहयोग किया, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और आगे भी आप इस काम को करते रहेंगे।
ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी। साथियों